स्माइल पेपर 7 क्लास 10th मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1 है द्वंद्व योग विधि से 6889 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं द्वंद्व योग विधि। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपको संख्या दे रखी है, जैसे यहाँ पे 6889 दे रखी है, तो इसे हम दो दो के जोड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं दो दो के जोड़ों में। ठीक है, बांट लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि 3 खंड बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रथम खंड, इसे हम बोलते हैं मध्य खंड और इसे हम बोलते हैं तृतीय खंड। ओके, उसके बाद जो पहला वाला जोड़ा है इसे हम बीच वाले मध्य खंड में लिखते हैं और जो भी शेष बच जाते हैं उनको हम लास्ट वाले में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 89 है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब जो मध्य खंड में आपने जोड़ा लिखा है 68, तो आपको क्या करना है, ये जो 68 वाली संख्या है, आपको एक ऐसी संख्या देखनी है जिसका जो स्क्वायर है वो इससे जस्ट छोटा हो। तो ऐसी संख्या होती है 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, जो इससे जस्ट छोटा जो वर्ग संख्या है, इससे थोड़ी छोटी, ये तो वर्ग संख्या है नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 64 है ये 8 का होता है, तो आप यहाँ पे ये नीचे वाली जगह भागफल की होती है, आप यहाँ पे लिख देंगे 8। ठीक है, और ये हुआ 64 हुआ, तो आप इसमें से इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे। इस विधि में क्या होता है आप ये समझ लें, इस विधि में ऐसा होता है, एक बार आप माइनस करते हैं, फिर एक बार भाग होता है, फिर एक बार माइनस करते हैं, फिर एक बार भाग होता है। ये क्रम इसके अंदर चलता रहता है। दूसरी एक बात और होती है कि तृतीय खंड के अंदर जितने जोड़े होते हैं उतनी बार भाग होता है। अब जैसे यहाँ पे तीसरे खंड में जो जोड़े हैं, एक जोड़ा है तीसरे खंड में, तो इसका मतलब जो तीसरे खंड है उसके अंदर एक ही बार भाग होगा। ठीक है, ये चीज़ पहले से कन्फर्म्ड है। तो अब हम आगे करेंगे इसको। तो आप 68 जो है उसमें से ये 8 का जो स्क्वायर है ये माइनस करेंगे। तो 68 माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो कितना बचा, 4 बच गया। शेषफल कितना आया, 4। जो शेषफल आया है वो आप इधर तृतीय खंड में जाएगा, ये 8 के नीचे लिख देंगे। ठीक है, और ये जो संख्या है 8, इसका दुगना आप लिखेंगे यहाँ प्रथम खंड में। प्रथम खंड में आप लिखेंगे 8 का दुगना। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर नया भाज्य आपको क्या मिला है, 48। नया भाज्य क्या है इधर, 48 है, तो नया भाज्य बराबर आप लिख लेंगे 48। ओके, जो फर्स्ट टाइम नया भाज्य होता है वही आपका संशोधित भाज्य होता है, तो इसमें चेंजेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इसी को आप संशोधित भाज्य भी बोल सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे, जो पहली बार आप करेंगे इस वाले खंड में आने के बाद में, तो जो नया भाज्य है वही आपका संशोधित भाज्य होगा, उसमें से कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो संशोधित भाज्य है इसमें आपको इस 16 का क्या करना है, अब भाग देना है। एक बार माइनस हो चुका है, अब हम भाग देंगे। तो अगले स्टेप में आप भाग देंगे, 48 में भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 3 का। तो भागफल कितना आएगा यहाँ पे, 16 तिया 48, और शेषफल कितना आएगा, 0। जो भागफल आएगा वो आप यहाँ लिख देंगे और जो शेषफल आएगा वो अगली संख्या के नीचे, मतलब 9 के नीचे। ठीक है, इतना काम हो गया। उसके बाद में देखिए नया भाज्य अब कितना हो गया, 0 9, मतलब नया भाज्य हो गया आपका 9। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य निकालने के लिए जो 9 है उसमें से आप संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं, ये जो भागफल है इसका स्क्वायर माइनस करते हैं। तो वही भाग हो गया, माइनस होगा, क्या माइनस होगा, 3 का स्क्वायर इसमें से माइनस होगा। तो आप 3 का जो स्क्वायर है वो कर देंगे और 9 में से आप इसको माइनस कर देंगे, है ना। तो कितना बचा, अब 0 बचा। क्या बचा, 0 बचा। तो ये संशोधित भाज्य, मतलब जो अंतिम शेषफल है संशोधित भाज्य, जो तृतीय खंड में अंतिम जो संशोधित भाज्य होता है वही शेषफल होता है। तो शेषफल क्या आ गया, अंतिम, वो आ गया 0, और जो भागफल यहाँ पे जो बचा हुआ होता है वही भागफल होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा भागफल है वो कितना आ गया, 83, और शेषफल हमारा कितना आया, 0 आ गया। तो इस चीज़ का मतलब क्या है कि आपको वर्गमूल निकालना था, तो जो 6889 है उसका वर्गमूल क्या होगा, ये 83 होगा। एक भाग विधि थी जिससे हम इस तरह की किसी भी संख्या का हम वर्गमूल निकालते थे। तो ये वही पैटर्न है। यहाँ पे ये जो भागफल है ये एक तरह से इस 6889 का क्या है, ये इसका अंडर रूट मतलब वर्गमूल है। तो 6889 का वर्गमूल हमारे पास में हो गया कितना, 83 आंसर। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 2 है, दो पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः 8 व 616 है। यदि एक पूर्णांक 56 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपके पहले भी जो पेपर्स आए थे स्माइल वाले उनमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसमें इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें एक सूत्र लगता है। कौन सा सूत्र? एक पूर्णांक गुणा दूसरा पूर्णांक बराबर LCM इंटू SCF। इनमें से कोई भी तीन चीज़ आपको दी हुई रहती है और चौथी चीज़ आपको निकालनी होती है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक पूर्णांक कितना दे रखा है? 56 दे रखा है। तो आप लिख देंगे दूसरा पूर्णांक जो हमें निकालना है तो इंटू दूसरा पूर्णांक बराबर LCM। LCM यहाँ पे कितना है? 616 इंटू SCF कितना है? 8 है। इसमें SCF और LCM जो है आगे पीछे भी लिख सकते हैं, तो इनके क्रम का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आगे करेंगे तो ये आ जाएगा दूसरा पूर्णांक बराबर 616 इंटू 8 बटा 56। तो इसको काट देंगे, 8 एक 8, 8 7 56। इसको वापस आगे करेंगे तो यह आएगा 7 8 56। अगेन 5 बचेगा, वापस 56, तो दोबारा से 7 8 56। तो यहाँ पे आ जाएगा दूसरा पूर्णांक बराबर 88 आंसर। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्वितीय व्यंजन, यहाँ पे द्वितीय है इसका कोई मतलब नहीं है, अद्वितीय माना जा सकता है इसको। तो कोई व्यंजन आपको दिया हुआ है कि x² + 5x + 3k के शून्यांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ हमने माना प्रथम शून्यांक जो है इसको हमने अल्फा मान लिया। माना प्रथम शून्यांक जो है वो है अल्फा और जो द्वितीय शून्यांक है, द्वितीय शून्यांक वो है बीटा। ठीक है, तो शून्यांकों का जो योग है उसके लिए सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। यहाँ पे b क्या होता है? जो x का गुणांक होता है उसको b बोलते हैं, x² का गुणांक होता है उसको a बोलते हैं, और जो ये कांस्टेंट जो पद मिलता है तीसरा वाला जिसमें संख्या होती है उसे हम c बोलते हैं। तो यहाँ पे -b का मान कितना है? 5 है तो 5 लिख देंगे, बटा a का मान कितना है? k। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास में आ गया -5/k। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। उसके बाद में शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो यहाँ पे पहला शून्यांक हमने अल्फा माना था, दूसरा बीटा माना था, दोनों का जो गुणा है वो c/a के बराबर है। तो यहाँ पे c का मान कितना है? c क्या है यहाँ पे? 3k बटा a क्या है यहाँ पे? x² का गुणांक a होता है, तो ये हो जाएगा k। इसको काट दिया तो कितना आ गया? ये 3 आ गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो आगे ये बोल रहा है क्या शून्यांकों का जो योग है वो गुणनफल के बराबर है। इसका मतलब ये इसके बराबर है। ये शून्यांकों का योग था, ये शून्यांकों का गुणनफल था, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया? -5/k के बराबर आ गया, जो किसके बराबर है? अल्फा इंटू बीटा मतलब 3 के। तो अब इसका क्या कर देंगे? वज्र गुणा कर देंगे। वज्र गुणा करेंगे तो ये -5 को 1 से गुणा करेंगे तो -5 आएगा, और 3 को k से गुणा करेंगे तो 3k आएगा। तो ये हो जाएगा 3 × k मतलब 3k, -5 × 1 हो गया -5, तो k बराबर हो गया -5/3। तो ये हमारे पास में k का मान आ गया। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 रबड़ व 5 पेंसिलों का कुल मूल्य 58 रुपये है, जबकि 5 रबड़ व 6 पेंसिलों का कुल मूल्य 56 रुपये है। इस समस्या को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे रबड़ और पेंसिल की बात हो रही है और उनका कुल मूल्य हमें दे रखा है। मूल्य की बात हो रही है तो हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे? रबड़ और जो पेंसिल है उनके लिए मान x और y जो है इनको एक रबड़ और एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे। तो माना
एक रबड़ का मूल्य, ये हमने मान लिया कितना, x रुपए, और एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, ये हमने मान लिया है y रुपए। ठीक है, तो इस हिसाब से जो फर्स्ट वाला जो है समीकरण, इसके लिए कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एक रबड़ का मूल्य x रुपए है, तो 7 रबड़ का मूल्य कितना हो गया, 7 रबड़ का मूल्य हो गया 7x रुपए। और अगले की बात करें, इस आगे वाले समीकरण की, तो यहाँ पे 5 रबड़ की बात हो रही है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं 5 रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा, एक अगर x है तो ये हो जाएगा 5x रुपए। इसी प्रकार जो ये 7 रबड़ है और 5 पेंसिल है, तो 5 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य अगर y रुपए है तो 5 पेंसिलों का मूल्य हो जाएगा 5y रुपए। इसी तरह 6 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा, 6 पेंसिलों का मूल्य बराबर 6y रुपए। ठीक है, अब देखिए ये 7 रबड़ और 5 पेंसिल, ये दोनों मिलाकर के कितने रुपए, 58 रुपए। तो इसका समीकरण बनेगा, पहला जो समीकरण है ये बनेगा 7x + 5y। ठीक है, किसके बराबर, 58 के बराबर। इसी तरह से जो दूसरा समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 5x + 6y बराबर, ये किसके बराबर है, कुल मूल्य 56 के बराबर, तो ये बनेगा 56। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ये दोनों समीकरण हम हल करके और इसकी सारणी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 ले लेते हैं। तो समीकरण 1 से 7x + 5y बराबर हो गया कितना, 58। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि ये जो 58 है, इन दोनों में से कौन सी ऐसी संख्या है जिसका इसमें भाग जा रहा है। तो इसमें पूरा पूरा भाग तो दोनों का ही नहीं जा रहा, लेकिन जो आपको ज़्यादा इजी लगे भाग देने के लिए आप उसको तो यहाँ पे रखो और दूसरे वाले को आगे भेज दो। तो इसका जो है 5 का भाग जब हम इसमें देंगे तो ये पॉइंट्स में जाएगा, लेकिन चला जाएगा भाग पूरा पूरा, तो इसलिए हम इसको तो रख लेंगे और 7 को उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 5y बराबर 58 + 7x, उधर जाके बनेगा -7x। और इस इक्वेशन को आप अलग से नोट कर लेंगे और उधर जिसको भी भेजा है उसको हम क्या रख देंगे, 0। तो x बराबर 0 रखने पर ये हो जाएगा 5y बराबर, ये कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 58/5। तो जब आप y में भाग देंगे तो 5 1 5 पूरा पूरा चला गया, 8 उतारेंगे, फिर से 5 1 5, बचा कितना, 3 बच गया। तो ये हो जाएगा कितना, पॉइंट लगाने से 30 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 5 6 30। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 11.6 आ गई। तो इस तरह से हमें यहाँ पे प्रथम बिंदु क्या मिल गया, 0 और 11.6। तो ये तो हो गया हमारा प्रथम बिंदु, प्रथम बिंदु। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा वाला समीकरण है हम उसका भी प्रथम बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। तो 5x + 6y बराबर कितना हुआ, 56। अब इसमें भी हम देखेंगे कि कौन सा वाला ऐसा है जिसका इसमें पूरा पूरा भाग जाता है। तो दोनों ही ऐसी संख्या है जिसका इसमें भाग नहीं जाता, लेकिन जब आप 5 का इसमें भाग देंगे तो पॉइंट में होकर के आगे पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए हम 6 को उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 56 माइनस उधर जाके बन जाएगा ये + 6y, माइनस के 6y बन जाएगा। अब हम किसको 0 रखेंगे, y को। तो y बराबर 0 रखने पर तो 5x बराबर कितना हो गया, 56। तो x बराबर हो गया 56/5। तो 5 1 5 पूरा पूरा चला गया, फिर 6 में देंगे 5 1 5, फिर बच गया कितना, 1 बच गया, पॉइंट से 0 हो जाएगा तो ये जाएगा 5 दूनी 10। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास में प्रथम बिंदु यहाँ आएगा 11.2, प्रथम बिंदु आएगा 11.2 और y की वैल्यू क्या है, 0। प्रथम बिंदु इसका हो गया 0 11.6 और इसका प्रथम बिंदु हो गया 11.2 और 0। ठीक है, अब हम आगे इसकी सारणी बनाएंगे। अब ये जो है ये हमारी सारणी फर्स्ट है। इसके लिए प्रथम बिंदु क्या आया था, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 11.6, और इसके लिए आया था x की वैल्यू 11.2 और y की वैल्यू 0। अब देखिए जो अलग से नोट की थी हमने इक्वेशन, वहाँ से हम मान लेंगे तो y के साथ 5 में है तो वो आप लिख देंगे यहाँ पे x के आगे।
x के साथ में क्या है यहाँ पे माइनस के साथ, वो आप लिख देंगे यहाँ पे -7 y के आगे। इनको अब जोड़ते चलेंगे तो 5 और 0 ये कितना हो गया, 5 हो गया। माइनस का 7 है और प्लस का 11.6 है, तो मतलब आपको 11.6 है, बड़ी संख्या में से घटाते हैं हमेशा छोटी संख्या, तो 11.6 में से कितना घटाना है, 7 घटाना है। तो 7 को आप लिख देंगे 7.0। इसको जब आप घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 4.6 आएगा। तो इसका दूसरा बिंदु आपको आ जाएगा 4.6। ठीक है, इधर पहला बिंदु था 11.20, यहाँ पे अलग से इक्वेशन जो थी x के साथ में कौन था, 5 था, वो हम लिख देंगे यहाँ y के आगे, और y के साथ में था -6। ठीक है, अब इनको आगे जोड़ते जाएंगे तो 5 और 0 ये कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, -6 है और प्लस का 11.2 है, तो यहाँ पे 11.2 में से आप 6 को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 5.2। ठीक है, और वो किसका आएगा, प्लस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्लस की संख्या ही बड़ी है। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 5.2। और अभी जो हमारी सारणी आई है इसके हिसाब से हम ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो पहली वाली सारणी हमने बनाई थी पहले वाले समीकरण की, उसको हम देखते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है x की वैल्यू 0, ये आपको देखनी ही नहीं है। दूसरी जो वैल्यू है वो है 11.6। तो 11 के आगे जो बारीक लाइनें होती है उसमें 6 लाइनों के बाद में आपको ये निशान लगाना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी विधि से, जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ उसी हिसाब से अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आप ये जो क्वेश्चन है वो अपनी ग्राफ कॉपी के अंदर कीजिएगा, जिससे आपको एग्जैक्ट जो भी आपका आंसर आएगा वो ग्राफ कॉपी के अंदर आ जाएगा। नहीं तो आपको ये जो है कॉपी के अंदर आप बनाएंगे पॉइंट वाले जो क्वेश्चंस हैं तो उसमें आपको हो सकता है कि कोई लाइन इधर उधर हो सकती है और आपका आंसर नहीं आए। इसलिए इस क्वेश्चन को आप कंफर्म ग्राफ कॉपी में ही कीजिएगा। मेरे पास में ग्राफ कॉपी नहीं है, इस वजह से मैं इसको कॉपी में ही बता रही हूँ। तो x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 11.6। तो y की वैल्यू जो है ये y वाली लाइन है, ये x वाली लाइन है। 11 के बाद में छठा पॉइंट, तो 11 और 12 के बीच में बारीक बारीक लाइनें होती है 10। तो इसमें से आपको मैं हिसाब से लगा रही हूँ, इसमें आपको 11 के आगे 6 लाइनों के ऊपर पॉइंट लगाना है और यहाँ गोला लगा देना है। तो ये हो गया पहला पॉइंट 0 और 11.6। ठीक है, दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 4.6। तो x का मान जो 5 है वो ये रहा और y का जो मान है वो कितना है, 4.6। तो ये x का जो मान है वो है कितना, 5। तो 5 वाले पे चलेंगे हम और 4.6 इधर से इस पे चलेंगे, इस वाली लाइन पे, और इधर 4.6 मतलब 4 के आगे बारीक वाली 6 लाइनें। इस तरह से आप चलेंगे तो ये 4 वाली लाइन पे हुआ और ये हो गया आपके 5 वाली लाइन, सॉरी ये है 5 वाली लाइन, ये वाली। तो आप यहाँ पे 4 के आगे 6 लाइनें गिन के इधर से और इधर से इन दोनों को आप मिलाएंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट लगेगा और ये लग जाएगा कितना, ये लग जाएगा 5 और 4.6। ठीक है, तो ये दोनों बिंदु हो गए, इन दोनों बिंदुओं को आप मिला लेंगे। इस तरह से आप इस रेखा को मिला देंगे और इसका नाम दे देंगे 7x + 5y = 58। ये इस तरह से रेखा बनेगी। ठीक है, और फिर हम दूसरा वाला बना लेते हैं। तो दूसरी सारणी जो है इसमें पहला बिंदु है 11.2, x का मान है और y का मान 0। तो ये तो आपको देखना ही नहीं है। फ्रेंड, जब आप सारणी बनाएं तो ये जो साइड वाले मान हैं इनको आप हटा दें या फिर पहले से पेंसिल से ही लिखिए, क्योंकि इसका बाद में कोई काम नहीं है। ठीक है, ये आपके इजी बनाने के लिए है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है उनके लिए ये विधि आसान पड़ती है, इसलिए मैंने ये बताई है। तो x का मान है 11.2, है ना। तो x ये रहा 11 और 11 के आगे बारीक वाली 2 लाइनें। y का मान 0 है तो आपको देखना ही नहीं है, केवल x वाला ही बनाना है। तो ये यहाँ से कोई पॉइंट बनेगा 11 के आगे, मैंने पॉइंट लगा दिया। तो ये होगा 11.2.0। ठीक है, और 5.2 और 5, x का मान है 5.2 और y का मान है 5। तो x का मान है 5.2 मतलब ये यहाँ से, और y का मान कितना है 5, y का मान है 5। तो x का मान 5.2, इसको आगे बनाएंगे, और y का जो मान है ये 5 है, ये यहाँ से ऐसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो है आप ग्राफ के अंदर बनाएंगे तो ही आपका सही बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। 5.2 और 5.2 इधर से जाएगी और जो 5 वाली रेखा है ये इधर से आके मिलेगी।
और जहाँ पे ये 5.2 वाला और ये 5 वाला बिंदु मिलता है तो ये इस वाले बिंदु के आसपास ही मिलेगा कहीं पे। ये 5 वाला बिंदु है इधर और ये 5.2 वाला बिंदु है, तो यहीं इस बिंदु के आसपास ही बनेगा ये वाला बिंदु, यहाँ से मान लीजिए, ठीक है। और ये बिंदु कौन सा है, 5.2 का और 5, ये वाला बिंदु है, ठीक है। एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे, मतलब इन दोनों बिंदुओं को जब आप मिलाएंगे तो इस रेखा के साथ में ये जो दूसरी रेखा कटेगी वो ही हमारा आंसर होगा। तो इसको मैं मिला देती हूँ। तो ये रेखा मैंने मिला दी, तो ये मैंने हाथ से ही खींची है, तो इस वजह से ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, आपके बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। और इसका नाम दे देंगे हम 5x + 6y = 56। तो 5x + 6y = 56। अब ये जो दोनों रेखाएं हैं ये दोनों आपस के अंदर कहाँ पे कटेंगी, ये दोनों आपस के अंदर जहाँ पे कटेगी वही हमारा आंसर होगा। तो ये यहाँ से कट रही है, ठीक है। तो आप जब ग्राफ में बनाएंगे तो ये एग्जैक्ट आपके बिल्कुल उसी पॉइंट पे कटेगी, लेकिन आप कॉपी में बनाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो इसका जो ये आंसर है, ये आंसर आएगा 4 और 6। तो मैंने कॉपी में बनाया है तो मैंने इसका आंसर अलग से निकाल के देख लिया है, इस वजह से मुझे पता है कि इसका आंसर 4 और 6 आएगा। कैसे किया है ये देखिए, ये एक विलोपन विधि जो है हमने 9th में पढ़ी थी, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो दोनों समीकरण आपको दिए हुए होते हैं उससे आप इसका सॉल्यूशन करके देख सकते हैं कि इसका आंसर दोनों समीकरणों को क्या आने वाला है। तो x का मान 4 आएगा और y का मान 6 आएगा। ये मैंने अलग से करके देखा है, तो आप चाहें तो आप भी अलग से करके इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर आपको ये विधि समझनी है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी। तो ये पहले से आंसर पता होता है, तो इससे हमें ये कंफर्म रहता है कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही किया है। और ये अगर आप नहीं भी निकालते हैं तो भी आप अगर ग्राफ के अंदर इसको बनाएंगे तो ये दोनों रेखाएं एग्जैक्ट इस 4 और 6 वाले पॉइंट पे ही कटेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x = 4 और y = 6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक मोटर कार ए स्थान से बी स्थान तक 175 किलोमीटर की जो दूरी है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा एक समान गति से सभी 10 हरे यातायात सिग्नलों को पार करती है। भारी यातायात के कारण यह प्रथम सिग्नल पर 1 मिनट, दूसरे सिग्नल पर 3 मिनट, तीसरे सिग्नल पर 5 मिनट और इसी प्रकार 10वें सिग्नल पर 19 मिनट रुकती है। स्थान बी तक पहुँचने में इसे कुल कितना समय लगेगा? उपयुक्त गणितीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको हम समझते हैं चित्र की हेल्प से। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए वाला और ये पॉइंट है, ये है बी वाला, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है टोटल कितनी है? 175 किलोमीटर, ठीक है। और कोई मोटर कार है, वो इसको कितनी देर में पूरी कर लेती है, ये हमें निकालना है। इसकी चाल हमें दे रखी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये चल रही है। अब इसके बीच में टोटल 10 सिग्नल है, ठीक है। 10 सिग्नल है तो हम बना लेते हैं 10 सिग्नल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मान लीजिए 10 सिग्नल बीच में है। अब ये किस हिसाब से चल रही है? ये भारी यातायात के कारण से पहले वाले सिग्नल पर कितनी देर रुक रही है? 1 मिनट रुक रही है। दूसरे वाले सिग्नल पे कितनी देर रुक रही है? 3 मिनट रुक रही है। तीसरे वाले पे कितनी देर रुक रही है? 5 मिनट रुक रही है। इस तरह से ये रुक रही है। और लास्ट वाले पे 10वें पे कितनी देर रुक रही है? ये 10वें पे रुक रही है ये 19 मिनट के लिए। तो इसने पूछा है कि भाई यहाँ से यहाँ तक एक जो गाड़ी है उसको कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आप ए और बी है इसके बीच की टोटल दूरी कितनी है, दूरी लिख लीजिए। तो बिंदु ए से बी के मध्य कुल दूरी यह है 175 किलोमीटर, ठीक है। इस गाड़ी की चाल जो है ये कितनी है? ये है 70 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इसकी चाल है। ये टोटल समय कितना लगाएगी अगर ये इसी स्पीड से चलती है? तो 175 जो है इसमें आप 70 का भाग दीजिए। तो पहले 5 से डिवाइड कीजिए। 5 × 15 बच गया, 16 × 7 2 बच गया, 25 हो गया। 5 × 5 = 25, इधर 5 × 1 = 5 बच गया कितना? 2, 5 × 4 = 20, ठीक है। आगे आप भाग देंगे तो कितना आएगा? 14 दूनी 28 बच गया कितना? 2 और 5 कितने हो गए? 7 और 14 × 5 = 70, तो ये 5 बार, ठीक है। अब ये किस में चल रहा था? इकाई जो है ये घंटे में चल रही थी, तो ये हो गए 2.5 घंटे मतलब 2.5 घंटे।
ये अगर बिना रुके चले तो ये कितना टाइम लगाती है, 0.5 का मतलब यहाँ पे आधा घंटा, तो ये बिना रुके चले तो ये 2.5 घंटे लगाती है। अब ये रुकने वाली जो चीज़ है ये हम समझ लेते हैं, तो कुल रुकने का समय ये हम निकाल लेते हैं, कुल रुकने का समय। तो इसके लिए देखिए एपी बन रही है ना, पहले सिग्नल पे 1 मिनट रुक रही है, दूसरे पे 3, फिर तीसरे पे 5, इस तरह से, और लास्ट वाले पे रुक रही है ये 19 मिनट के लिए रुक रही है। तो टोटल रुकने का समय निकालना है हमें। तो यहाँ हमें पता क्या क्या है, ए पता है हमें, डी कितना पता है 3 - 1 मतलब 2, डी भी पता है हमें, लास्ट वाला पद पता है तो ये ए एन भी पता है हमें, एन टोटल 10 सिग्नल है तो हमें एन भी पता है ना। तो टोटल 10 सिग्नल को पार करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितनी देर रुकी ये हम निकाल रहे हैं। तो एस 10 = सूत्र लगाएंगे n/2 a + an। हमने ये सूत्र क्यों लगाया, क्योंकि जब आपको पहला और लास्ट वाला पद पता होता है, पहला और लास्ट वाला, तो आप ये सूत्र लगाते हैं, आपके लिए ईजी पड़ता है। मान रखिए 10/2 a है यहाँ पे 1 + an है यहाँ पे कितना 19। तो आगे ये हो जाएगा s 10 बराबर, इसको इससे काट दें तो कितना आ जाएगा 5 × 19 रे कितना हो गया 20 बराबर 100 मिनट। अब देखिए मिनटों की बात हो रही थी यहाँ पे, इतने मिनट, तो इसका मतलब ये आंसर हमारे पास में ये जो आया है रुकने का टाइम, ये मिनट में आया है। इसको घंटे में चेंज कर लो। अब 100 मिनट का मतलब कितने घंटे हो गए, 100 मिनट का मतलब तो हो गया 1 तो घंटा और कितने मिनट 40 मिनट, 1 घंटा और 40 मिनट। और इसका क्या मतलब था इधर 2 घंटे, और आधा घंटा का मतलब क्या होता है, आधा घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। ठीक है, तो अब इसको ये टाइम तो अगर ये एक्सप्रेस चले तो लगेगा, और ये टाइम है ये बीच में रुक रही है उसका टाइम हो गया, तो इसका हम टोटल टाइम निकाल लेंगे, टोटल टाइम या फिर कुल समय। तो ये हो जाएगा 2 घंटे और 30 मिनट। इसमें आप ये वाला टाइम जोड़ दो क्योंकि इतना ये रुक भी रही है, तो 1 घंटा और 40 मिनट, तो कितना हो जाएगा ये 70 मिनट और 3 घंटे। अब 70 मिनट को वापस से आप कन्वर्ट कर लीजिए, 60 मिनट इधर चले जाएंगे, 60 मिनट इधर जाते ही कितना हो जाएगा 3 घंटे में +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 घंटे, और यहाँ 60 मिनट जाते कितने मिनट बच गए 10 मिनट। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक इस गाड़ी को पहुँचने में कुल कितना समय लगेगा, वो लगेगा 4 घंटे और 10 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2, 3, बी 4 के और सी 6 - 3 संरेखी है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है क्वेश्चन, ये आपकी बुक के अंदर इसको अलग तरीके से बता रखा है। बुक में यूँ बोल रखा है कि ये जो अगर 3 बिंदु संरेखी है तो आप क्या करेंगे, इसमें इन तीनों की मतलब 2 को लेकर के दूरियां निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और फिर सी ए निकालेंगे। और फिर इसमें कंडीशन ये लगती है कि कोई भी 2 दूरियां जुड़ करके और फिर तीसरी दूरी के बराबर रखी जाती है। लेकिन आप अगर इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड बता रही हूँ कि आप दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो संरेखी है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, संरेखी होने की शर्त, 3 बिंदुओं के संरेखी होने की शर्त वो होती है x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - के y2 = 0। इसमें आप मान रख देंगे। अब देखिए आप यहाँ पे पहले अलग से नोट कर लेंगे, x1 है आपका 2, y1 है आपका 3, ठीक है, x2 है आपका 4, y2 है आपका k, x3 है आपका 6 और y3 है आपका -3। ये आप मान रखेंगे इसमें। तो x1 कितना है 2, y2 कितना है k माइनस y3 कितना है -3 ब्रैकेट बंद प्लस x2 कितना है 4, y3 कितना है -3 माइनस y1 कितना है यहाँ पे 3 ब्रैकेट बंद प्लस x3 कितना है 6, y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है k ब्रैकेट बंद बराबर 0। इसको हल कर लेंगे तो 2 k ये माइनस हो गया +3
प्लस 4 माइनस तीन हो गया माइनस का 6 प्लस 6 3 माइनस के बराबर 0। ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 को के से किया तो 2k प्लस 2 को 3 से गुणा किया तो 6। यहाँ प्लस है या माइनस है, ये ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, इसलिए प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 4 को 6 से गुणा किया तो आ गया 24 प्लस 6 तिया 18 प्लस इंटू माइनस माइनस 6 को के से गुणा किया 6k बराबर कितना 0। ठीक है, इसको आगे करेंगे तो प्लस का 2k और माइनस का 6k ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 4k। ठीक है, अब देखिए 18 और 6 कितना हुआ प्लस का 24 और यहाँ पहले से क्या है माइनस का 24 बराबर क्या हुआ 0। अब आप इसको काट देंगे तो माइनस 4k बराबर क्या हो गया 0, तो k बराबर हो गया 0 बटा -4 बटा में चला जाएगा 0 बटा -4, तो k बराबर हो जाएगा 0 में -4 का भाग दिया तो क्या आ गया 0 आ गया। तो इस तरह से आपको k का जो मान है वो क्या मिल जाएगा k बराबर 0 आंसर। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6 और उस वाले तरीके से क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बिंदुओं 4 5 7 6 4 3 1 2 के द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। तो यहाँ पे आपको 4 बिंदु दिए गए हैं और इन चारों बिंदुओं से किस तरह का चतुर्भुज बनेगा ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हमने 4 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति ले ली, एक चतुर्भुज ले लिया हमने, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये किस तरह का चतुर्भुज है। तो इसके शीर्षों को हमने नाम दे दिया A B C और D। ठीक है, जो पहला वाला शीर्ष है A, इसको मैंने बोल दिया 4 5, B वाला है इसको मैंने बोल दिया 7 6, C वाला है इसको मैंने बोल दिया 4 3 और D वाला इसको मैंने बोल दिया 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, इसके जो ये भुजाएं हैं वो भुजाएं निकालेंगे, अलग अलग दूरियां निकालेंगे इसकी। तो सबसे पहले आप निकालेंगे दूरी AB। यहाँ पे दूरी AB और भुजा AB दोनों एक ही बात है, तो सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसमें x1 y1 जिसको मान रहे हैं वो भी आप लिख लीजिए। x1 मैंने माना है 4 को, y1 माना है मैंने 5 को, x2 मैंने माना है 7 को और y2 जो है वो मैंने माना है किसको 6 को। मान रखेंगे तो x2 है 7 तो 7 माइनस x1 है 4 तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 है यहाँ पे 6 माइनस y1 है यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 में से 4 गया तो कितना 3 का होल स्क्वायर, 6 में से 5 गया तो 1 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो ये कितना आ गया हमारे पास में √10 इकाई। ये कौन सी वाली भुजा आ गई, ये भुजा आ गई हमारे पास में AB। ठीक है, अब हम अगली भुजा निकालते हैं। अगली भुजा BC, सूत्र सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये है x1 y1 और ये है x2 y2। x1 है यहाँ पे कितना 7, x2 है यहाँ पे कितना 4, y1 है यहाँ पे कितना 6 और y2 है यहाँ पे कितना 3। ठीक है, y2 y1 और ये है x1 7 और x2 है 4, मान रख देंगे। तो BC बराबर हो जाएगा √ऑफ x2 है 4 तो 4 माइनस x1 कितना है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। सो BC इज इक्वल्स टू 4 माइनस 7 मतलब माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 मतलब माइनस के 3 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस और यहाँ पे -3 का स्क्वायर ये भी कितना हो गया 9। अब देखिए यहाँ पे चाहे प्लस की संख्या हो चाहे माइनस की संख्या हो, दोनों का स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव संख्या ही आती है। तो BC बराबर ये हो जाएगा √18। तो BC बराबर हो जाएगा √2 गुणा 3 गुणा 3। तो BC बराबर ये हो जाएगा 3√2 इकाई। ये आ गई हमारे पास में कौन सी वाली भुजा, ये भुजा हो गई हमारे पास में BC। उसके बाद आगे निकालेंगे आप CD वाली भुजा। CD के लिए भी सेम सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो x1 है यहाँ पे कितना 4, y1 है यहाँ पे कितना 3, x2 है यहाँ पे 1 और y2 है यहाँ पे कितना 2। मान रख देंगे
तो सी डी बराबर अंडर रूट ऑफ x2 कितना 1 माइनस x1 कितना 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 2 माइनस y1 कितना 3 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर अंडर रूट प्लस का 1 और माइनस के 4 ये हो जाएंगे माइनस का 3, तो माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस प्लस का 2 और माइनस का 3 ये हो जाएगा माइनस का 1 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर अंडर रूट ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर हो गया प्लस का 9 और यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1। तो सी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 10 इकाई। ठीक है, लास्ट आप चौथी वाली भुजा निकालेंगे डी ए बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों मैंने लिए हैं, तो ये मेरा x1 है 1, y1 कितना है 2, x2 कितना है 4, y2 कितना है 5, मान रख देंगे। तो डी ए बराबर हो जाएगा डी ए बराबर अंडर रूट ऑफ x2 है 4 माइनस x1 है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 5 माइनस y1 है कितना 2 का होल स्क्वायर। सो डी ए इज इक्वल्स टू 4 में से गया कितना 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया तो कितना 3, तो ये भी 3 का स्क्वायर। तो डी ए इक्वल्स टू हो गया 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया अंडर रूट 18 इकाई। अब देखिए यहाँ पे जो हमें भुजाएं मिली है ए बी वाली और दूसरी भुजा ये सी डी वाली, ए बी वाली भुजा और सी डी वाली भुजा ये दोनों समान माप की है। दोनों की माप कितनी है अंडर रूट 10 ही इसकी है और इसकी भी अंडर रूट 10 है। इसी तरह से जो बी सी वाली है इसका कितना है 3 अंडर रूट 2 इकाई, और इसी तरह से ये अंडर रूट 18 है, इसको भी आप आगे इसके टुकड़े कर लेंगे तो ये भी इतना ही आने वाला है, ये भी इतना ही आएगा 3 अंडर रूट 2 इकाई। ठीक है, तो ये वाली भी 3 अंडर रूट 2 है, ये वाली भी 3 अंडर रूट 2 है। तो इसका मतलब ये किस तरह का चतुर्भुज हुआ, ये चतुर्भुज हुआ समांतर चतुर्भुज। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि इसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो समांतर भी होती है और जो लंबाई में भी समान होती है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे ऐसा होता कि मान लीजिए यहाँ पे चारों भुजाएं समान आती, तब हम इसके विकर्ण निकालते और विकर्ण से पता लगाते कि ये समांतर चतुर्भुज है या फिर समचतुर्भुज है। लेकिन यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे इन चारों भुजाओं से ही पता चल रहा है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका पार्ट सेकंड। नेक्स्ट इसका पार्ट सेकंड है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -3 -2, 5 -2 और 5 4 है। यह भी सिद्ध कीजिए कि यह समकोण त्रिभुज है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हम सबसे पहले तो कोई भी त्रिभुज बना लेते हैं और इसके शीर्षों को नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ए जो शीर्ष है इसके निर्देशांक हो गए -3 -2, जो बी वाला है इसके 5 और -2, और जो सी वाला है ये है 5 और 4। ठीक है, इस तरह से हमने इसके शीर्षों को नाम दे लिया। अब हम सबसे पहले तो इसकी ये जो दूरियां या फिर आप कह सकते हैं भुजाएं ये निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। तो ए बी इज इक्वल्स टू सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए और बी हमने लिया है, तो हम x1 मानेंगे यहाँ पे -3, x1 है -3, y1 है हमारे पास में -2, उसके बाद में x2 है 5 और जो y2 है ये है -2। ये मान हम इसमें रख देंगे। तो ए बी बराबर अंडर रूट ऑफ x2 कितना है x2 5 माइनस x1 ये कितना है -3 ब्रैकेट 1 होल स्क्वायर प्लस y2 है -2 माइनस y1 है ये भी -2 पूरा ब्रैकेट बंद और उसका होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस हो गया +3 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस हो गया +2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो गया अंडर रूट 5 और 3 कितने हो गए 8 का स्क्वायर, और इधर -2 + 2 0 हो गया, और 0 का स्क्वायर भी क्या होता है 0 ही होता है। तो ए बी बराबर अंडर रूट हो गया 8 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर ये स्क्वायर की होने की वजह से बाहर आ जाएगा, तो ए बी बराबर हो गया हमारे पास में 8 इकाई। तो इस तरह से हमें ए बी वाली जो भुजा है ये मिल गई। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे बी सी वाली भुजा। तो बी सी बराबर सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ठीक है। तो x1 है यहाँ पे 5, y1 है यहाँ पे -2, x2 है यहाँ पे 5 और y2 है यहाँ पे कितना 4। तो BC बराबर √(x2) कितना है 5 माइनस x1 कितना है 5, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है -2 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर हो जाएगा √5 में से 5 गया 0, तो 0 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस हो गया प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और इसको किसी में भी जोड़ते हैं तो वही चीज़ है वो वापस आती है। तो 4 और 2 हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर। तो BC बराबर कितना हो गया 6 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 6 इकाई। ठीक है, स्क्वायर होने पे वो संख्या अंडर के बाहर निकल जाती है। अब हम नेक्स्ट निकालने वाले हैं CA। तो CA बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो CA बराबर C और A हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे x1 हो जाएगा 5, y1 हो जाएगा 4, x2 हो जाएगा -3 और y2 हो जाएगा -2। मान आप इसमें रखेंगे तो x2 कितना है -3 माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। तो CA बराबर आ गया हमारे पास में √(-3 और -5 हो गए -8 का स्क्वायर प्लस -2 -4 हो गए -6 का स्क्वायर। तो CA बराबर -8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस -6 का स्क्वायर हो गया 36। ये हो गया अंडर में कितना 100, मतलब ये कितनी इकाई हो गए 10 इकाई हो गए। ठीक है, अब हमारे पास में ये मान आ गया है किसका, AB का, BC का और CA का मान आ गया। अब हम इसको आगे करेंगे तो इसको सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि क्या ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है, ये चेक करना है। तो AB वाली भुजा है, ये कितनी आई हमारे पास में 8 इकाई आई। ठीक है, BC वाली भुजा हमारे पास में कितनी आई 6 इकाई आई और जो CA वाली भुजा है ये हमारे पास में कितनी आई 10 इकाई आई। ठीक है, तो अब हम अगर इनका स्क्वायर निकालते हैं तीनों का, तो AB का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 64, BC का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा कितना 36 और CA का स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर ही कितना हो गया 100। और ये दोनों जुड़ करके और ये बना रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पे पाइथागोरस वाली थ्योरम लग रही है। क्या CA स्क्वायर बराबर किसके है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर है। तो वो जो मैंने त्रिभुज का चित्र ऊपर बनाया था, इसको हम समकोण त्रिभुज की तरह बना सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ सिद्ध हो चुकी है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो ये पॉइंट इसका A है, ये पॉइंट जो है ये B है, ये पॉइंट C है, ये 10 इकाई इस वाली भुजा की नाप हो गई। AB जो है ये मान लीजिए 8 है, इसका आधार है BC, ये मान लीजिए 6 है, 6 इकाई। अब इसने पूछा था त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो बराबर 1/2 इंटू आधार कितना है 6, ऊंचाई कितनी है 8, इसको काटेंगे 3 बार जाएगा तो यह आ जाएगा 24 वर्ग इकाई। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारे पास में कितना आ गया 24 वर्ग इकाई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। यहाँ पे तो ये चीज़ सिद्ध हो गई, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। उसके बाद में जो क्षेत्रफल निकालना था उसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7 का 2। है क्वेश्चन नंबर 8, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। तो इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो इसमें हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में कच्चा चित्र बना लेते हैं, जिससे कि हम इसका जब पक्का चित्र बनाएं तो हमें कोई गलती ना हो, पहले ही पता हो कि हमें करना क्या है। सबसे पहले मान लीजिए आपने 5 सेंटीमीटर का आपने कोई वृत्त बना लिया। ठीक है, आगे बोला कि भाई इसके ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर। अब ये बोल रहा है कि इस पे जो भी आप स्पर्श रेखाएं खींचते हो, मान लीजिए मैंने ऐसे ही 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी,
इस तरह से। और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दे रखा है यहाँ पे, कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और ये जो स्पर्श रेखा है ये त्रिज्या के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये वाला कोण कितना हुआ, 90, ये वाला कोण भी कितना हुआ, 90। तो अब ये 90 और 90 ये दोनों कोण मिला करके हो गए 180, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये वाला और ये वाला, ये दोनों कोण मिलाकर भी कितने होने चाहिए, 180 होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये वाला कोण 70 का है तो ये कोण कितने का होगा, ये कोण होगा 110 डिग्री का, ठीक है। तो आप इसको नाम दे लीजिए, ये ओ पॉइंट है, ये ए वाला, ये बी वाला, और ये मान लीजिए ये पी वाला पॉइंट है, ठीक है। ये इस तरह से हमने इसको नाम दे लिया। अब हम इस चित्र को बनाएंगे। तो ये चित्र बनाने के लिए आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप 5 सेंटीमीटर त्रिज्या जो है उसका कोई वृत्त बनाएंगे। ये मैं हाथ से बना रही हूँ, आप जो है प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ली और एक वृत्त बना लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपने त्रिज्या ली है इसके ऊपर आप 110 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितने डिग्री का, 110 डिग्री का। तो ये आप 110 डिग्री का इसके ऊपर कोण बनाएंगे तो ये आपके इस तरह से बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। 110 डिग्री का कोण बनाएंगे आप ये वाला। यहाँ आप पॉइंट ए दे देंगे, इसको ओ बोल देंगे और इसको बी पॉइंट बोल देंगे। अब आप ए जो है इसको आधार मान के आप ए के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितने डिग्री का, आप इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस तरह से इसको आगे मैंने बढ़ा दिया, आप कोण बनाएंगे, जो भी रेखा आएगी आप उसको आगे बढ़ा देंगे। इसी तरह से ये जो बी वाला पॉइंट है इसके ऊपर भी आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इस तरह से आप इसके ऊपर भी 90 डिग्री का कोण बना लेंगे ऐसे। आप चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं ये कोण और प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं। तो ये कोण 90 डिग्री का इस पे, 90 डिग्री का इस पे, और फिर जब आप इसको नाप के देखेंगे तो ये कोण आपको 70 डिग्री का ही मिलेगा। यहाँ पे आप P बिंदु लिख सकते हैं। लास्ट में आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा PA व स्पर्श रेखा PB के बीच का कोण, के बीच का जो कोण है वो कितना डिग्री, 70 डिग्री मिलेगा आपको आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें खोखले अर्धगोले की बात हो रही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो आपको इसके अंदर मोटाई भी देनी चाहिए थी। अगर मोटाई दी गई होती तो आप इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो निकालते, लेकिन यहाँ पे इसने मोटाई नहीं दी है तो ये खोखला अर्धगोला नहीं मान करके हम इसको सिंपल जो है अर्धगोला वही मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये अर्धगोला है, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं दे रखा है, केवल आपको व्यास दे रखा है 14। तो आप इतना कह सकते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो r जो है वो आपको 7 मिल जाएगी, ठीक है। और खोखला जो अर्धगोला होता है उसमें क्या होता है कि देखिए इस तरह से बनता है चित्र। ये खोखला अर्धगोला हो गया जैसे ऐसे। तो इसमें ये बाहर वाली त्रिज्या अगर 7 है, देखिए आप समझिएगा, बाहर वाली त्रिज्या अगर 7 है तो ये मोटाई दी हुई होती है ना। तो ये फिर आप इसमें से माइनस करते हैं तो आपको ये आंतरिक त्रिज्या मिलती है, और जब आंतरिक त्रिज्या मिलती है तो आंतरिक जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है तो हम इसको सिंपली मान के ही क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है इस अर्धगोले का व्यास। तो अर्धगोले का व्यास ये दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या ये कितनी हो जाएगी, 14 की आधी मतलब 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब आगे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो अर्धगोले का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र होता है 2 पाई r स्क्वायर। मान रख देंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है 7 तो 2 बार लिख देंगे, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 44,
इंटू 7 और ये कितना आ जाएगा 7 चौक 28, हाथ लगी कितनी 2, 28 और 2 30, तो 308 क्या आया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, इसके पट नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें सिक्के को एक बार उछालने की बात कही गई है, तो इसलिए सिक्के को एक बार उछालने की घटना में, तो हमारे इसमें कुल परिणाम कितने हो जाएंगे। जब आप सिक्के को एक बार उछालते हैं तो या तो उसमें क्या आता है, एक हेड आता है, और या फिर उसमें क्या आता है, टेल आता है। ठीक है, या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। तो इसके कुल परिणामों की संख्या, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2। अब इसने बोला है पट नहीं आने की प्रायिकता, तो पट नहीं आने की प्रायिकता का मतलब इसको बोलते हैं, एच को बोलते हैं चित्त और इसको बोलते हैं पट। तो पट नहीं आना मतलब इसको ये वाला नहीं चाहिए, है ना, ये नहीं चाहिए, तो इसका मतलब इसको क्या चाहिए, इसको ये हेड चाहिए, एच चाहिए, है ना। तो पट नहीं आने के अनुकूल परिणाम, पट नहीं आना मतलब क्या आना, एच आना, तो अनुकूल परिणाम हो गया एच। और अनुकूल परिणामों की जो संख्या है वो कितनी हो गई, अनुकूल परिणामों की संख्या ये हो गई 1। तो फिर आप आगे लिखेंगे, आता है पट नहीं आने की प्रायिकता बराबर, सूत्र लगा देंगे, क्या होता है सूत्र, अनुकूल परिणामों का योग बटा कुल परिणामों का योग। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने थे, 1, कुल परिणाम कितने हुए 2, तो हमारी आंसर जो है ये कितना आ गया, 1/2। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10।